Welcome you all to EdSarthi. So guys, today we are starting in this video the political concept in your prelims revision course. देखिए, अगर आप पॉलिटी में देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दे आर आस्किंग. फॉर एग्जांपल, लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है, विच इज यूजुअली नॉट वेरी मच क्लियर्ड विद इन द लक्ष्मीकांत, है ना. तो दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सीरीज वेयर आई विल बी कवरिंग ऑल द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट. देखिए, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सही करने के लिए ना, जब तक आपको उसके पीछे की कहानी समझ में नहीं आएगी तब तक आप पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे. यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बना रहा है वो खाली रटने से नहीं हो सकते. अगर आप लिबर्टी की डेफिनेशन रट के चले गए तो कुछ ना कुछ इनोवेशन वो ऐसा कर देंगे कि जो आपकी रटी हुई डेफिनेशन को बीट कर देगा, है ना. कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेंगे. तो मैं जो आपको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट मैं हिस्ट्री से लिंक करूंगा. देखिए, कोई भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट अगर आया है तो वो हिस्टोरिकल इवेंट्स में रूटेड था, है ना. हिस्टोरिकल इवेंट जब आप देखेंगे कि समाज में उस टाइम पे क्या चल रहा था, सोसाइटी में, वर्ल्ड में, इंडिया में, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वेरी वेल, है ना. आपको पता होगा कि उस टाइम पे ये चल रहा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम इमर्ज हुई, तब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इनोवेट किया, है ना. तब आपको जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, इट विल बी मच मच बेटर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की. आराम से बैठ के सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए. जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, आई विल गिव यू मल्टीपल एग्जांपल. अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये टॉपिक जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक इसका कोई हल नहीं है. ठीक है, तो बैठ के समझने पे ध्यान देना. ठीक है, पीडीएफ में इसका आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है ना. अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्टार्ट करते हैं. देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम चलते हैं मिडिवल यूरोप में, है ना. मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में जो वेस्टर्न स्कॉलर थे उन्होंने ही इनोवेट किए हैं. तो देखते हैं मिडिवल यूरोप में क्या चल रहा था. मिडिवल यूरोप की जो सोसाइटी थी, सोशली वहां पे क्या चल रहा था, रिलीजन वाज डोमिनेटिंग ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ. देखिए, कोई भी उस टाइम पे साइंस नहीं थी, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी. जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस स्क्रिप्चर, है ना, उनको सही मान के हर स्फीयर ऑफ लाइफ में रिलीजन डोमिनेट कर रहा था. मतलब अगर मान लीजिए हम ये बोले कि इकोनॉमिक स्फीयर में रिलीजन कैसे डोमिनेट कर रहा था, तो जितने भी नोबल पीपल थे, जितने भी चर्च के लीडर्स थे, दे वर हैविंग कंट्रोल ओवर द लैंड. ठीक है ना. मान लीजिए इंडिविजुअल की जो प्राइवेट लाइफ है, वो अपनी फैमिली लाइफ किस तरीके से गवर्न कर रहा है, वो भी रिलीजियस के रूल्स गाइड कर रहे थे. तो हर स्फीयर में रिलीजन डोमिनेट कर रहा था. एवरीथिंग वाज रिलीजन, एवरीथिंग वाज रिलीजन गाइडेड ड्यूरिंग द मिडिवल यूरोप. अब क्योंकि रिलीजन गाइडेड था तो साइंटिफिक नहीं था उसमें कुछ भी, एंड देयर वाज नो प्रोग्रेस, है ना. कोई लिबर्टी नहीं बची. समय के हिसाब से आप बदल ही नहीं पा रहे हो. जो रिलीजन बोल के चला गया आप उसी को फॉलो करे जा रहे हैं. तो दैट वाज द सिचुएशन ऑफ द मिडिवल यूरोप. रिलीजन वाज डोमिनेटिंग. पॉलिटिकली क्या चल रहा था वहां पे उस टाइम पे, देखिए, क्योंकि रिलीजन डोमिनेट कर रहा था तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल नहीं उठता है ना. तो यहां पे रिलीजियस वॉर चल रहे थे पॉलिटिकली. कोई भी एक अथॉरिटी नहीं थी, कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं थी हु कैन गाइड द नेशन, है ना. तो मल्टीपल रिलीजन थे, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट होते थे जो आपस में लड़ रहे थे. वॉर चल रही थी, रिलीजियस वॉर, दैट वाज गोइंग ऑन. तो कोई कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट का नहीं था, है ना. अगर मान लो कि आज के टाइम पे रिलीजियस वॉर चल जाए, है ना, लेट्स से कि एनी मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी इज फाइटिंग टुगेदर, तो स्टेट है ना, नेशन स्टेट है, उस फाइट को रोकने के लिए उस टाइम पे कोई एक अथॉरिटी नहीं थी, है ना. बस रिलीजियस वॉर चल रही थी, कोई कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट का नहीं आया था. दैट वाज द सिचुएशन इन मिडिवल यूरोप. ये समझ में आया. लास्ट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. देखिए, मिडिवल यूरोप में इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी. देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम जो मिडिवल टाइम में डोमिनेटेड था वो था फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म क्या होता है, देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड, है ना, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना. बस क्या था फ्यूडलिज्म में कि लैंड इज द ओनली वेल्थ, है ना. एक लैंड होती थी, उस लैंड का एक मालिक होता था, लैंडलॉर्ड बोल सकते हो आप जिसको, ठीक है. एंड उसके ऊपर बाकी स्लेव्स होते थे. उस लैंड के पार्सल पे वो स्लेव्स काम करते थे. काम करने का क्या मीनिंग है, काम करने का मीनिंग ये नहीं कि फैक्ट्री वैक्ट्री चल रही है. काम करने का ये मीनिंग है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे, क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे, है ना. और पूरा कंट्रोल उस लैंडलॉर्ड का होगा उस पूरे लैंड पे, ठीक है. और वो जो क्रॉप वो जो प्रोड्यूस करेंगे उसको मार्केट में सेल नहीं करते थे, है ना. कुछ मान लो स्लेव्स ले गया आपने खाने के लिए, कुछ लैंडलॉर्ड को दे दिया उसने, ठीक है. तो दैट वाज द इकोनॉमिक सिस्टम गोइंग ऑन. कोई फैक्ट्री सिस्टम नहीं आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था.
तो फ्यूडलिज्म में लैंड इज द ओनली वेल्थ, ठीक है, दैट वाज द सिस्टम गोइंग ऑन इन द मिडिवल यूरोप। ये कहानी समझ में आई? अब कहानी समझते जाओ, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है। तो सोशली रिलीजियस डोमिनेट कर रहा है, कोई साइंस नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं चल रहा है। पॉलिटिकली रिलीजियस वॉर चल रहे हैं, कोई एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है चीजों को गवर्न करने के लिए। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है बिकॉज फ्यूडलिज्म इज देयर, है ना। लैंड इज द ओनली वेल्थ, उसी पे आप काम कर रहे हो, ग्रो ही नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये सिचुएशन समझ में आई। इस सिचुएशन के सॉल्यूशंस निकल के आए। देखो एक यूनिक अप्रोच मैंने डिजाइन की है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए, तभी अच्छे से ऑर्गेनिक लर्निंग होती है। इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकल के आए। क्या क्या सॉल्यूशन निकल के आए? एक निकल के आया सेक्युलरिज्म। अगर रिलीजन हर स्फीयर ऑफ लाइफ में डोमिनेट कर रहा है और हम ये बोल रहे हैं कि रिलीजन एक्चुअली इज नॉट प्रोग्रेसिव, वो लोगों की प्रोग्रेस को रोक रहा है, तो हाउ अबाउट कि रिलीजन को हम प्राइवेट स्फीयर में पुश कर दें, है ना। हम बोले देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, जहां पे कि पब्लिक लाइफ में रिलीजन डोमिनेट नहीं करेगा, है ना। जो ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट में, मतलब कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। रिलीजन अपनी जगह है, प्राइवेट स्फीयर में रखो और स्टेट को पब्लिक स्फीयर डोमिनेट करने दो, क्योंकि रिलीजन हर स्फीयर में डोमिनेट नहीं कर सकता। वो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। तो सेक्युलरिज्म एज अ सॉल्यूशन निकल के आया। फिर सोवरेनिटी सॉल्यूशन निकल के आया, है ना। देखिए जब ये चल रहा है कि रिलीजियस वॉर चल रही है, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? पॉलिटिकली रिलीजियस वॉर। जब रिलीजियस वॉर चल रही है तो कोई भी एक अथॉरिटी नहीं है जो रिलीजियस वॉर्स को रोक पाए, है ना। अगर हर किसी को लगेगा हम ही नेता हैं और कोई ऊपर वाला नेता है ही नहीं, कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं है और लोग भी इतने समझदार नहीं है, तो लड़ाई तो होती रहेगी। तो ये सोचा गया कि अगर इस रिलीजियस वॉर को रोकना है तो देयर शुड बी सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब वन सेंट्रल अथॉरिटी इन वन नेशन शुड बी देयर टू गाइड ऑल द रूल्स एंड मेक श्योर कि लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में बना रहे। तो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आया, है ना। इट इज लिंक टू नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली, है ना। इनको डिटेल में देखेंगे हम, आप अभी कहानी सुनते जाओ, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। तो वहां से नेशन स्टेट निकल के आया। इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम निकल के आई। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? फ्यूडलिज्म चल रहा है ना। लैंड इज द ओनली वेल्थ, कुछ वेल्थ ही जनरेट नहीं हो रहा है। तीसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला क्लासिकल लिबरल ने। क्लासिकल मतलब पुराने वाले, लिबरल मतलब जो लिबरल थॉट प्रमोट करते हैं, है ना। इसको नेगेटिव लिबरल भी बोलते हैं। जो जो चीजें बता रहा हूं अभी समझते रहो, धीरे धीरे अनफोल्ड होती रहेंगी। क्लासिकल लिबरल, जिनको हम नेगेटिव लिबरल भी बोलते हैं, उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला कैपिटलिज्म। तो ये आया आपका मॉडर्न वर्ल्ड, ये है मॉडर्न वर्ल्ड। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। और वो था मिडिवल। समझ में आ रहा है? तो मॉडर्न वर्ल्ड में क्या आइडिया है? सेक्युलरिज्म, सोवरेनिटी, नेशन स्टेट, कैपिटलिज्म, ये सारी चीजें मॉडर्न वर्ल्ड को चेंज कर रही थी। ये कहानी समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। अब देखते हैं सेक्युलरिज्म क्या है। देखिए हमने मॉडर्न वर्ल्ड देखा कि यूरोप में स्टार्ट हो रहा है, तो अभी यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि उस टाइम पे ये वेस्ट में इमर्ज हुआ। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या था? देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, है ना। सेपरेट स्फीयर होंगे, नो इंटरवेंशन, मतलब स्टेट ये है, रिलीजन ये है। दिस इज द काइंड ऑफ डायग्राम, ठीक है ना। दोनों अलग अलग स्फीयर में है ना। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, दैट वाज द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इसको नेगेटिव मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म भी बोलते हैं, नेगेटिव मॉडल, ठीक है ना। ये याद रखना, मैं आपको पॉजिटिव भी बताऊंगा तब कॉन्ट्रास्ट और क्लियर होगा। तो ये रीजन आपको समझ में आ रहा है? रीजन क्या है इसका? क्योंकि वहां पे चल रहा था रिलीजन हर स्फीयर में डोमिनेट कर रहा था, दैट वाज द रीजन। सोवरेनिटी, अब सोवरेनिटी देखते हैं क्या होता है। वन अथॉरिटी हुज ऑर्डर इज फाइनल। सिंपल है, एक अथॉरिटी होगी जिसका ऑर्डर फाइनल है ना। इन थ्री स्फीयर, लेजिस्लेटिव, किन किन स्फीयर में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीन ही तो मेन काम है ना। लॉ बनाओ, लॉ को एग्जीक्यूट करो, एंड उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर किसी ने लॉ वायलेट करा तो उसको एडजुडिकेट करो। तीन ही स्फीयर होते हैं इसलिए गवर्नमेंट के हमेशा, है ना। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना। तो इन तीन स्फीयर में किसकी अथॉरिटी सुप्रीम है ना। वो आइडिया है सोवरेनिटी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा नेशन। नेशन का क्या मीनिंग होता है? देखो ये बेसिक बेसिक चीजें जब तक आपको इनमें डिफरेंस नहीं पता होंगे ना, तब तक आप ये गलतियां करते रहोगे एग्जामिनेशन में। नेशन और स्टेट सेम थिंग नहीं है। नेशन का मीनिंग क्या है? नेशन का मीनिंग होता है द फीलिंग ऑफ वी, है ना। आपके और मेरे अंदर जो भारतीय होने की, इंडियन होने की फीलिंग है, दैट इज नेशन। उस फीलिंग को वी, जो वी फीलिंग है उसको नेशन बोलते हैं। इंडिया बिकम द नेशन फर्स्ट, मतलब इंडिया अगर मान लो इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, तो इंडिया एक स्टेट बना 1947 के बाद।
बट क्या 1920 में ये फीलिंग ऑफ वीनेस नहीं थी हमें? थी ना, हमें एक इंडियननेस की फीलिंग थी। तो वी वर नेशन फर्स्ट, उसके बाद हम स्टेट बने। समझ में आ रही है ये बात कि नेशन का मीनिंग क्या होता है? ऐसे बहुत सारे नेशन हो सकते हैं। मान लीजिए लेट्स से कि अगर हम मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो पैलेस्टीन अभी शायद एक स्टेट नहीं है, पैलेस्टीन अभी एक स्टेट नहीं है, बट पैलेस्टीन एक नेशन तो है, ठीक है ना, क्योंकि वो फीलिंग ऑफ वीनेस सारे पैलेस्टीन में है। तो नेशन इज दैट सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ वीनेस। ये समझ में आया? ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेट। तो ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, स्टेट एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। स्टेट का मीनिंग है चार। देयर आर फोर कंपोनेंट ऑफ अ स्टेट। टेक्निकल डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, बिल्कुल थ्योरेटिकल। दीज आर द फोर कंपोनेंट ऑफ अ स्टेट। फर्स्ट, पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन होनी जरूरी है ना, कुछ लोग होंगे तभी तो स्टेट की बात करेंगे। दूसरा, टेरिटरी होनी जरूरी है, एक टेरिटरी होनी जरूरी है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, तभी स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तीसरा, सोवरेनिटी। स्टेट का मतलब है सोवरेनिटी। देयर मस्ट बी एक उस टेरिटरी में, उस पॉपुलेशन पे रूल करने वाला कोई सोवरेन इंडिविजुअल होना चाहिए जिसकी अथॉरिटी फाइनल है। विदाउट सोवरेनिटी देयर इज नो स्टेट, ठीक है। एंड फोर्थ, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सरसाइज द सोवरेनिटी, है ना। गवर्नमेंट सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करती है, ठीक है। तो डे टू डे फंक्शन को गाइड करने के लिए गवर्नमेंट इज देयर। चार कंपोनेंट हो, याद करो, मैंने ये पहले भी बताया था और ये 2020 से 21 में आया भी है ना। क्या क्या चीजें हैं? पॉपुलेशन, टेरिटरी, सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। ये चार चीजें मिलकर स्टेट बनाती हैं। ये बात समझ में आया? अब क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, आप चेक कर सकते हो, उससे पहले से पढ़ा रहा हूं मैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टोरी ऑफ लिबरलिज्म। एक नई स्टोरी शुरू करते हैं। यहां तक समझ में आया कि मिडिवल में क्या प्रॉब्लम थी, उसके क्या सॉल्यूशन निकाले और उनका मीनिंग क्या था। अभी तक ये बताया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टोरी ऑफ लिबरलिज्म, है ना। देखिए, लिबरलिज्म प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे किस आइडियोलॉजी ने वर्ल्ड को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है एंड अभी भी कर रही है, तो वो लिबरलिज्म है। पर लिबरलिज्म ऑफकोर्स अगर मान लो हम बात करें 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, तो एक डिफरेंट शेप थी लिबरलिज्म की, है ना। और धीरे धीरे वो लिबरलिज्म इवॉल्व करके आज एक डिफरेंट शेप है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस चेंज इन शेप, चेंज इन आइडिया ऑफ लिबरलिज्म थ्रू द टाइमलाइन। तो स्टोरी देखेंगे कि क्या है लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म, चाहे कोई भी लिबरलिज्म हो, लिबर्टी इज द कोर वैल्यू। लिबरलिज्म का मतलब है लिबर्टी वी सी एज अ कोर वैल्यू, है ना। अब मीनिंग देखते हैं लिबर्टी का, पहले यहां से आपको समझ में आएगा लिबर्टी का मीनिंग क्या है ना। देखो, इस मीनिंग को समझाने के लिए ना पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जो अमर्त्य सेन ने दिया हुआ है ना। उनकी एक बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस करके, उसमें एग्जांपल देखा था मैंने। तो एक एग्जांपल अमर्त्य सेन ने दिया हुआ है इस लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। क्या दिया हुआ है, क्या कहते हैं वो? देखो, मानो आप एक घर आपने बना रखा है, उस घर में आप रहते हैं, है ना। लेट्स से कि ऐसा ही आपका एक और फ्रेंड दूसरे घर में रहता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड बीच में एक फॉरेस्ट है, ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है। इस फॉरेस्ट में बहुत सारा घना फॉरेस्ट है, एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट है। अब टेल मी दिस थिंग, ये जो पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 को मिलना चाहता है ना, वो उससे मिलने जाना चाहता है। ऑब्वियसली फॉरेस्ट के थ्रू होके जाएगा। एक सिचुएशन ये है कि इसको कोई रोके ना, कोई भी रोके ना, और ये फॉरेस्ट के बीच में से मेहनत करता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ किसी तरीके से पर्सन 2 तक पहुंच जाए। पहला केस 1 हो गया। केस 1 समझ गए आप? किसी ने रोका नहीं इसे, नोबडी रिस्ट्रिक्टेड हिम, नोबडी रिस्ट्रेन्ड हिम का तेरे को दूसरे दोस्त से मिलने जाना, तू जा, तेरी लिबर्टी है, सिंपल सी बात। एक केस क्या हो गया, एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये है कि इस फॉरेस्ट को हम क्लीन कराएं, है ना। इस फॉरेस्ट के बीच में से स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको क्लीन करा दे, फॉरेस्ट को कट करा दे और यहां पे बढ़िया सा हाईवे बना दे, एक बढ़िया सा हाईवे बना दे एंड एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस लगा दे। अब ये निकला अपने घर से, इसने मोबाइल फोन लिया, उस पर ऐप बुक की, बस में जाके बैठा, बढ़िया से ईयरफोन लगा के गाने सुनते हुए अपने दोस्त से मिलने चला गया, है ना। दिस इज द केस 2, जहां पे गवर्नमेंट ने, स्टेट ने फैसिलिटेट किया इसका मूवमेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब लिबर्टी का क्या मीनिंग है? क्या लिबर्टी का मीनिंग केस 1 था, मतलब जहां पे बस स्टेट ने रोका नहीं इसे, या फिर लिबर्टी का मीनिंग केस 2 था जहां पे स्टेट ने ऐसी कंडीशंस क्रिएट की कि वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर पाए? समझ में आया इन दोनों बातों में डिफरेंस? यही डिफरेंस है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी में। केस 1 वाज नेगेटिव लिबर्टी, केस 2 वाज पॉजिटिव लिबर्टी। समझ में आया आपको ये? आई होप ये एग्जांपल अब आपको याद रहेगा। मैंने इसलिए एग्जांपल पहले बताया ताकि अब आप कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आओ, है ना, क्योंकि एग्जांपल से चीजें याद रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो,
अब क्या क्या इसके पॉइंट है जो पेपर में पूछ सकते हैं। व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी, जो सबसे पहले अर्लियर फेज में लिबर्टी आई थी वो नेगेटिव लिबर्टी है ना। इट इज, इसका डेफिनेशन है absence ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो मतलब absence हो, समथिंग इज absent, उसकी जो रिस्ट्रेंट है वो absent है ना। केस 1 याद करो, लॉ इज अगेंस्ट लिबर्टी, है ना। इसके की पॉइंट देखते जाओ। लॉ इज अगेंस्ट लिबर्टी का क्या मीनिंग है, देखो जब भी अगर मान लीजिए स्टेट, वेन एवर आई एम यूजिंग द स्टेट ना, ध्यान रखना यार ये बात, तो मैं कैपिटल एस वाला स्टेट यूज करता हूं, है ना, इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं, तो कंफ्यूज मत होना। तो कैपिटल एस वाला स्टेट। तो जब भी स्टेट कोई लॉ पास करता है, कोई कानून पास किया स्टेट ने, वेन एवर स्टेट इज पासिंग अ लॉ, तो उस लॉ में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी इंडिविजुअल के ऊपर सोसाइटी में, मानते हो ना। तो इंडिविजुअल को आप रिस्ट्रेंट कर रहे हो, इसीलिए बोलता है ये जो स्कूल ऑफ थॉट है नेगेटिव लिबर्टी का, ये बोलता है लॉ इज अगेंस्ट लिबर्टी। अगर स्टेट ने ये लॉ बना दिया कि मेरे को सिग्नल पे लाल बत्ती देख के रुकना है ना, तो स्टेट इज कर्बिंग माई लिबर्टी एज पर दिस स्कूल ऑफ थॉट। समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। एक रेड लाइट है, एक सिग्नल है, एक चौक आता है, एक चौराहा आता है, उस रेड लाइट पे अगर मेरे को रेड देख के सिग्नल रुकना है, तो वो लॉ अगर गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट ने अगर बनाया, तो स्टेट इज कर्बिंग माई लिबर्टी एज पर दिस स्कूल ऑफ थॉट, है ना। लेकिन पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलेगा, सोच के देखो, जब तक अगर मान लो कि एक सिग्नल पे रेड देख के मैं नहीं रुक रहा, तब तक आपका दूसरी साइड से आने में ग्रीन नहीं है सिग्नल, तो एक्चुअली मेरे सिग्नल पे रेड करके उस लॉ को बना के स्टेट ने आपकी लिबर्टी के लिए कंडीशन बनाई ताकि आप फ्रीली मूव कर सको। लिबर्टी कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, इट इज कंडीशनल। तो पॉजिटिव जो नोशन है लिबर्टी का, वो क्या बोलेगा, लॉ इज फॉर लिबर्टी, लॉ इज नॉट अगेंस्ट लिबर्टी। समझ में आ रहा है आपको। तो नेगेटिव स्कूल कुछ बोलता है और पॉजिटिव स्कूल्स का उल्टा बोलता है ना। एग्जांपल याद रखना, मैंने आपको सिग्नल वाला एग्जांपल दे दिया। स्टेट मस्ट हैव ओनली लिमिटेड रोल, है ना। अब देखो, अगर ये स्कूल ऑफ थॉट ये बोल रहा है कि लॉ इज अगेंस्ट लिबर्टी, तो ये चाहेगा कि यार लॉ कम से कम आए, है ना, लॉ कम से कम आए, इसलिए बोल रहा है स्टेट का रोल लिमिटेड रखो। ऐसे नहीं कि स्टेट हर चीज में लॉ बना के रखा है कि यहां पे मान लो स्टेट ने ये लॉ बना दिया कि ये क्लास इस टाइम होने वाली है, ठीक है, तो स्टेट का रोल लिमिटेड रखिए। क्या लिमिटेड रोल रखो, ये कहता है कि स्टेट हर जगह ना जाए। स्टेट के दो मेन काम है एज पर दिस स्कूल ऑफ थॉट। एक तो काम है स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जितने भी असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एंटी नेशनल ग्रुप हैं, उनको दबोचे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, है ना, मतलब मैंने आपके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर मैं उस बात से मुकर जाऊं, है ना, और तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कौन एनफोर्स कराएगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, है ना, एज पर दिस स्कूल ऑफ थॉट, है ना। तो लेसेज फेरे बोलते हैं इसको, लेसेज फेरे स्टेट, है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे एंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट करे। स्टेट मस्ट हैव ओनली लिमिटेड रोल। लेकिन अब सोच के देखो, मैं आपको कंपैरिजन कराता जा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि स्टेट इन पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट, पॉजिटिव लिबर्टी के केस में क्या स्टेट का लिमिटेड रोल होगा ना। स्टेट को सारे काम करने हैं, वो फॉरेस्ट क्लीन करा के हाईवे भी बनाना है और वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी लगाना है। तो स्टेट का पॉजिटिव रोल है, वेलफेयर रोल है, एक्सपेंडिंग रोल है, सारी चीजें करेगा इस पे स्टेट, ठीक है। ये समझ में आया डिफरेंस। तो अब चलते हैं अगला पॉइंट, ये क्या बोलता है, स्टेट इज नेसेसरी इविल। एज पर द नेगेटिव लिबर्टी ऑफ थॉट, स्टेट इज नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल का क्या मतलब है, नेसेसरी का मतलब है मैंडेटरी है, जरूरी है स्टेट, है ना। तो किस चीज के लिए जरूरी है, क्यों बोल रहा है ये स्कूल ऑफ थॉट की स्टेट इज नेसेसरी, बिकॉज इसके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, वरना तो एनार्की हो जाएगी, है ना। एंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है, तो दैट इज वाई स्टेट इज नेसेसरी। समझ में आया। अब ये ईविल क्यों बोल रहा है फिर स्टेट को, नेसेसरी है तो ईविल क्यों है, गलत क्यों है स्टेट, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट कर्ब लिबर्टी। स्टेट कोई भी लॉ बनाएगा आपकी लिबर्टी कर्ब होगी, दैट इज वाई इट इज सेइंग कि स्टेट इज नेसेसरी ईविल। समझ में आया। वहीं जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट होगा वो क्या बोलता है, स्टेट इज पॉजिटिव गुड। क्यों, क्योंकि स्टेट क्रिएट द कंडीशन फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल क्लियरिंग द फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे एंड क्रिएटिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। समझ में आया आपको डिफरेंस। वो बोलता है स्टेट इज पॉजिटिव गुड, है ना। इनको बोलते हैं हम क्लासिकल लिबरल, पुराने हैं ये नेगेटिव स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल लिबरल, है ना। एक लास्ट पॉइंट और है, ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, इसको आराम से समझाता हूं मैं। अब क्या है, लिबर्टी का इक्वालिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको लेके नेगेटिव लिबरल एज वेल एज पॉजिटिव लिबरल, दे हैव डिफरेंट स्कूल ऑफ थिंकिंग, है ना। समझना, जरा एक बार ध्यान से सुनना जो कहना चाह रहा हूं। देखो, इक्वालिटी दो तरीके की होती है,
या इनइक्वालिटी दो तरीके की होती है, एक तो नेचुरल इनइक्वालिटी है और एक सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। मतलब देखिए, भगवान ने हर किसी को अलग अलग पोटेंशियल के साथ इस धरती पे भेजा है ना। गॉड हैज सेंट एवरीवन विद द डिफरेंट पोटेंशियल ऑन दिस अर्थ, है ना। अब उसको बोलते हैं हम नेचुरल इनइक्वालिटी। अब क्या है कि अगर गिव मी अ सेकंड, ऑलराइट, सो आई वाज सेइंग कि दैट गॉड हैज सेंट एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ विद द डिफरेंट पोटेंशियल। अब अगर देयर इज नेचुरल इनइक्वालिटी, तो नेचुरल इनइक्वालिटी का रिजल्ट जब हम प्रैक्टिकली वर्ल्ड में देखेंगे, इट विल रिजल्ट इनटू सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इट इज बाउंड टू हैपन कि अगर सारी सिचुएशन सेम भी हो तब भी समाज में इनइक्वालिटी होगी। अब अगर उस इनइक्वालिटी को हमें कम करना है, नेचुरल इनइक्वालिटी को हम नहीं कम कर सकते, है ना, वी कैन नॉट क्रिएट द ह्यूमन बीइंग, बट अगर उस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हमें कर्ब करना है ना, हमें या फिर हमें सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आनी है, तो स्टेट हैज टू इंटरवीन। स्टेट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, उन इंडिविजुअल में इनइक्वालिटी है, अगर उनको इक्वल लाना है तो कैसे होगा, स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल टैक्सिंग द रिच, है ना, रिच को ज्यादा टैक्स लगाएगी और उनका टैक्स लेके जो पुअर पीपल है उनको वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड करेगी। तो अल्टीमेटली स्टेट हैज टू इंटरवीन फॉर द पर्पस ऑफ इक्वालिटी, है ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब कंसीडरिंग दिस थिंग, अगर स्टेट इंटरवीन करेगा तो जो नेगेटिव लिबरल हैं, सोच के देखो, खुद भी कोरिलेशन बना के देखो, जो नेगेटिव लिबरल है वो तो खुश नहीं होंगे, वो तो कभी नहीं कहते, ये पूरे कैपिटलिस्ट हैं, श्रूड कैपिटलिस्ट बिल्कुल, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप टाइप। तो यहां पे जो स्टेट अगर इंटरवीन करेगा इक्वालिटी के लिए, तो नेगेटिव लिबरल खुश नहीं होंगे, है ना। उन नेगेटिव लिबरल को ये लगेगा कि यार ये तो हमारी लिबर्टी कर्व कर रहा है। दैट इज व्हाई एज पर दिस स्कूल ऑफ थॉट रिलेशनशिप विद इक्वालिटी इज नेगेटिव, है ना। मतलब अगर स्टेट इक्वालिटी प्रमोट करेगा तो लिबर्टी को कर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, एज पर दिस स्कूल ऑफ थॉट। समझ में आया, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग, यही पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलेगा, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि यार लिबर्टी एंड इक्वालिटी वैक्यूम में नहीं देखे जा सकते, दे आर नॉट सेपरेट कंपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि लिबर्टी एक कंपार्टमेंट है एंड इक्वालिटी अदर कंपार्टमेंट है। वो ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वालिटी साथ में इंजॉय करता है किसी भी सोसाइटी में, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर पॉलिटिकल स्फेयर में देखो, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं आपको इसका। अगर आप पॉलिटिकल स्फेयर में देखेंगे, हम कहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी है या पॉलिटिकल लिबर्टी है ना। एक बार क्लीन कर देते हैं, देखो, अगर हम पॉलिटिकल स्फेयर में देखें तो हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी है। पॉलिटिकल लिबर्टी का क्या मतलब है, चाहो तो आप इलेक्शन लड़ लो या मैं इलेक्शन लड़ लूं, हम चाहे तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लोकसभा का, राज्यसभा का, एटलीस्ट इन थ्योरी वी हैव दिस पॉलिटिकल लिबर्टी, है ना। बट क्या रियलिटी आप बताओ, डू वी हैव दिस मच ऑफ फ्रीडम कि we can actually fight the election? The resources which are required to fight the election, to fight for the public offices is very huge, है ना। तो because of the socio-economic inequality, है ना, everyone is not able to enjoy this political liberty। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर स्टेट इंटरवीन करके किसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम कर दे, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या हुआ, इस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कम होने से हम ये पॉलिटिकल लिबर्टी इंजॉय कर पाएंगे कि हम सब इलेक्शन लड़ पाए। समझ में आया आपको। तो अल्टीमेटली इक्वालिटी आने से लिबर्टी एक्सपैंड हुई, है ना। तो यही बात पॉजिटिव लिबरल बोलते हैं, है ना, कि यार लिबर्टी इक्वालिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों की रिक्वायरमेंट है इंजॉय करने के लिए। इक्वालिटी जब तक नहीं होगी तब तक लिबर्टी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो देयर हैज टू बी बैलेंस, है ना, विच इज पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट सेइंग। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब वही चीज आगे रिपीट होने वाली है, मैंने आपको कंपैरेटिव मोड में पढ़ा दिया, एक बार मैं रीड कर देता हूं पॉजिटिव लिबरल क्या बोल रहे हैं। पॉजिटिव लिबर्टी मॉडर्न फेज, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ही हमने फॉलो किया हुआ है ना। तो अगर मान लो कि क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी का क्या मीनिंग है, तो डू फॉलो द पॉजिटिव लिबर्टी नोशन। समझ में आया ये मैंने क्यों बात बताई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव लिबर्टी का नोशन है, ठीक है। क्या मीनिंग होता है पॉजिटिव लिबर्टी का, प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस विच आर एसेंशियल फॉर द फुलर डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। तो नेगेटिव लिबर्टी अब्सेंट की बात कर रही थी, ये प्रेजेंस की बात कर रहा है। समझ में आया। हु विल क्रिएट दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, फॉरेस्ट क्लियर करना, हाईवे बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना, हु विल क्रिएट दिस कंडीशन, स्टेट। आप और मैं तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। स्टेट इज अ पॉजिटिव गुड, दैट इज व्हाई इट इज सेइंग वो कंडीशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए स्टेट इज द पॉजिटिव गुड, है ना। क्यों पॉजिटिव गुड है, इसमें एक स्टेटमेंट यूज होती है, स्टेट हिंडर्स द हिंड्रेंसेस
इन द पाथ ऑफ लिबर्टी, है ना। आपकी और मेरी लिबर्टी के पाथ में जो हिंड्रेंसेज हैं उसे स्टेट हिंडर करता है। स्टेट हिंडर द हिंड्रेंसेज इन द पाथ ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी। वंडरफुल, ठीक है। लॉ इज एसेंशियल फॉर लिबर्टी, है ना। लॉ बना के ही तो लिबर्टी आएगी। रिमेंबर दैट एग्जांपल ऑफ द सिग्नल, है ना। एक का रेड है तभी दूसरे का ग्रीन होगा, तभी दूसरे की लिबर्टी आ पाएगी। तो लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी। रिलेशनशिप विद इक्वालिटी कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी मैंने आपको बताया, है ना। सेपरेट कंपार्टमेंट नहीं है, लिबर्टी इक्वालिटी साथ में चलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। ये समझ में आया। तो ये एक मुश्किल कहानी थी, आई होप ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हम सभी का कैपिटलिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द कैपिटलिज्म। देखिए कैपिटलिज्म का क्या मीनिंग है, फ्री मार्केट। कि मार्केट में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर फ्री, चाहे लेबर हो, कैपिटल हो, दे कैन मूव फ्रीली इन मार्केट। तो फ्री मार्केट सिस्टम इज देयर विच इज बेस्ड ऑन द लिबर्टी इन इकोनॉमिक स्फीयर, है ना। तो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जब इकोनॉमिक स्फीयर में लगाया गया तो कैपिटलिज्म निकल के आया, है ना। बेसिक चीज क्या है कैपिटलिज्म में, देयर हैज टू बी अ प्राइवेट प्लेयर, एंड प्राइवेट प्लेयर जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेगा फॉर द मोर प्रॉफिट। ये जो री इन्वेस्टिंग है दैट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द फ्यूडलिज्म। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था फ्यूडलिज्म में प्रॉब्लम क्या है, प्रोग्रेस कोई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा था प्रोग्रेस, क्योंकि कोई री इन्वेस्टिंग नहीं है। जब तक आप री इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक ग्रोथ नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं होता है इकोनॉमिक, है ना। तो यहां पे जो कैपिटलिज्म है उसका मोस्ट एसेंशियल फीचर है री इन्वेस्टिंग। प्रॉफिट मोटिव है प्राइवेट प्लेयर का, वो ठीक है, उस प्रॉफिट को वो री इन्वेस्ट करेगा जिससे ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। ये समझ में आया। यहां पे हुई हमारी एक कहानी ओवर, है ना। हमने प्रॉब्लम देखी मिडिवल में क्या प्रॉब्लम थी, उसके क्या सॉल्यूशन थे। अब फर्दर कुछ नए प्रॉब्लम इमर्ज हुए, जो हमने सॉल्यूशन बताए थे उनसे कुछ नए प्रॉब्लम इमर्ज होंगे। अब देखते हैं वो नई प्रॉब्लम्स क्या है ना। तो कहानी की तरह ही देखेंगे हम। अब क्या नए प्रॉब्लम आए, जैसे हम सेक्युलरिज्म को सॉल्यूशन लेके आए थे, रिलीजन जो डोमिनेट कर रहा था मिडिवल यूरोप में, उस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हम सेक्युलरिज्म एज अ सॉल्यूशन लेके आए थे। अब सेक्युलरिज्म में प्रॉब्लम ये आ गई कि व्हाट इफ रिलीजन इज टू मच इंटीग्रेटेड इन इंडिविजुअल लाइफ। आपने तो बोल दिया कि रिलीजन को प्राइवेट स्फीयर में ले जाएंगे, है ना, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन कर देंगे। बट व्हाट इफ जो थिंकिंग है इंडिविजुअल की, जो लाइफस्टाइल है, रिलीजन इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड है उसकी लाइफ के अंदर कि आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, नॉट वेस्टर्न सेक्युलरिज्म बट ईस्टर्न सोसाइटीज के लिए इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इमर्ज होके आएगा, है ना। प्रॉब्लम समझ में आई। जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म था उसमें प्रॉब्लम है कि अगर रिलीजन बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है इंडिविजुअल की लाइफ में तब क्या करेंगे, तो इंडियन मॉडल इमर्ज होगा। दूसरा था हमने बोला था कि सोवरेन नेशन स्टेट बना देंगे, है ना। अब चलो पहले जब रिलीजियस वॉर चल रही थी पॉलिटिकली, तो आपने ये बोला कि रिलीजियस वॉर को कर्ब करने के लिए हमें सोवरेन नेशन स्टेट बना देते हैं, है ना। एक एब्सोल्यूट रूलर होगा, वो डिसीजन लेगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बट आपने जब सोवरेन नेशन स्टेट बनाया उसके बाद उससे अगली प्रॉब्लम आई एब्सोल्यूट रूलर्स, अथॉरिटेरियनिज्म। मतलब जो एक रूलर था अल्टीमेटली उसको आपने पावर दे दी, इसकी क्या गारंटी है कि वो उस पावर का मिसयूज नहीं करेगा, है ना। ये उस टाइम पे नहीं सोचा, अब उसने पावर का मिसयूज करना शुरू किया, एब्सोल्यूट रूलर, है ना, उसमें निकल के आया अथॉरिटेरियनिज्म। तो ये एक नई प्रॉब्लम इमर्ज हुई। पहली प्रॉब्लम समझ में आई, है ना, कि सेक्युलरिज्म वेस्टर्न मॉडल वर्क नहीं कर रहा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, सोवरेन नेशन स्टेट में एब्सोल्यूट रूलर इमर्ज हो गए। तीसरा जो आपने इकोनॉमिक स्फीयर में बोला कि हम कैपिटलिज्म ले आएंगे, फ्यूडलिज्म को स्विच करके कैपिटलिज्म ले आएंगे, वो कैपिटलिज्म बेस्ड था नेगेटिव लिबर्टी पे। नेगेटिव लिबर्टी का नोशन क्या था कि बिल्कुल फ्री छोड़ दो मार्केट को। मार्केट को अगर आपने बिल्कुल फ्री भी छोड़ दिया तब भी एक्सप्लॉइटेशन होना है ना, क्योंकि स्टेट का कुछ ना कुछ तो रोल चाहिए। क्योंकि पहला फेज ऑफ कैपिटलिज्म नेगेटिव लिबर्टी पे बेस्ड था, तो उससे क्या प्रॉब्लम इमर्ज हुई, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर। समझ में आया। तो ये तीन नए प्रॉब्लम इमर्ज हुए। अब जो हमारे सॉल्यूशन थे उसी से प्रॉब्लम इमर्ज होता है हमेशा, ठीक है। अब इनके हम सॉल्यूशन देखेंगे आगे क्या है, ठीक है। क्या क्या सॉल्यूशन है, पहला इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, दूसरा जो एब्सोल्यूट रूलर इमर्ज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सोवरेन नेशन स्टेट, उसका सॉल्यूशन निकाला गया कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट फॉर ट्रेडर्स। एक पार्लियामेंट का सिस्टम बनाया गया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी। एंड तीसरी जो प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी राइज हुई, उसका सॉल्यूशन निकाला गया सोशलिज्म। ये तीन नए कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ेंगे। समझ में आया किस तरीके से लेआउट है पूरे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का। पहले देखते हैं इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। देखिए इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एसेंशियली मींस नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है स्टेट एंड रिलीजन का, है ना।
तो यहां पे क्या था, इस टाइप का स्फीयर है, ऊपर क्या था, वेस्टर्न मॉडल में दो अलग थे बिल्कुल, यहां पे स्टेट एंड रिलीजन कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, इस टाइप का वेन एंड डायग्राम बनेगा, है ना। तो स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है तो स्टेट रिलीजन मैटर में इंटरवीन कर सकता है। कब करेगा स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरवीन? देखो प्रॉब्लम समझो कि क्यों ये बोला गया कि स्टेट को हम रिलीजियस मैटर में इंटरवीन करने देते हैं। इन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी नंबर गेम है इन दी एंड, है ना, 51% वाला सरकार बना जाएगा, है ना। डेमोक्रेसी में अगर डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिटी का रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकती है, कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है ना, उस डाइवर्सिटी में हमेशा जो स्मॉल फ्रैक्शन होगा, है ना, लेट्स से जो भी 49% होगा वो डिसएडवांटेज में रहेगा, हमेशा 51% वाला गवर्नमेंट बनाएगा। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी कल्चर हमेशा एक सप्रेस होने के उसके चांसेस रहेंगे, है ना। तभी की टर्म्स भी आप लिख सकते हो, डेमोक्रेसी को बोलते हैं टायरेनी ऑफ 51%, टायरेनी ऑफ 51%। आजकल आप देख ही रहे हैं, जो मेजोरिटी ने बोल दिया वो सही है, बस जिस चीज को ज्यादा रीट्वीट कर दिया वो सही है, बस बाकी सही गलत का कोई और डेफिनेशन नहीं है। तो यही टायरेनी ऑफ 51% है। तो यहां पे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्स कंट्री में माइनॉरिटी का कल्चर हमेशा सप्रेस हो सकता है ना। एक कोट भी मेरे को याद आ रहा है, यहां पे एक ऐसा कोट था कि द सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेसी इज मेजर्ड बाय द राइट्स इट प्रोवाइड टू इट्स माइनॉरिटी, है ना। आपका लोकतंत्र कितना अच्छा है वो इस चीज से जज किया जा सकता है कि माइनॉरिटी के राइट्स कितने अच्छे प्रिजर्व्ड हैं, है ना। तो अगर मान लो मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा आ जाए कि इंडियन की डेमोक्रेसी पे कमेंट कीजिए, तो एक्सप्लोर द डायमेंशन ऑफ माइनॉरिटी राइट, है ना, उसके बारे में फिर आपके ओपिनियन है, वो मैं अपने ओपिनियन नहीं देता, ठीक है। तो माइनॉरिटी कल्चर माइट बी सप्रेस्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द मेजोरिटी ऑनस्लॉट, स्टेट इंटरवेंशन, है ना। तो यहां पे रिलीजियस मैटर में स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा ताकि मेजोरिटी के ऑनस्लॉट को रोका जा सके, दैट इज द रीजन, है ना। फॉर एग्जाम्पल जेंडर जस्टिस, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो सबरीमाला केस था, सबरीमाला का केस आपको पता है ना, कि यहां पे वुमेन का अलाउड नहीं था जाना। तो व्हाट इज दिस, रिलीजन है वो, रिलीजन है, रिलीजन ने बोला है कि वुमेन नहीं एंटर कर सकती टेंपल के अंदर। अब स्टेट इंटरवीन किया है यहां पे, क्यों? क्योंकि जेंडर जस्टिस का मुद्दा था, ये जेंडर जस्टिस का मैटर था। तो दैट इज वाई, क्योंकि जेंडर माइनॉरिटी में है, मान लीजिए फीमेल, तो यहां पे उसे इंटरवीन करना पड़ेगा। तो सबरीमाला इज द एग्जांपल जहां पे स्टेट ने रिलीजन में इंटरवीन किया, ठीक है। फिर ट्रिपल तलाक देखो, ट्रिपल तलाक में क्या था, जेंडर जस्टिस का मैटर था, दैट इज वाई स्टेट ने इंटरवीन करके ट्रिपल तलाक को बैन किया, है ना। एग्जांपल है सब स्टेट इंटरवेंशन इन द रिलीजन। फॉर कास्ट जस्टिस, खाली जेंडर नहीं है, मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दे दिए, जेंडर भी हो गया, जेंडर में फिर रिलीजन भी हो सकता है, उसके साथ साथ कास्ट जस्टिस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेंपल एंट्री मूवमेंट, राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अगर आप देखेंगे तो टेंपल एंट्री वाज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द लोअर कास्ट पीपल, these temples were thrown open by the intervention of the supreme court in the matter, that is the state intervention in the religious matter। एग्जाम्पल के थ्रू चीजें याद रहती हैं, इसलिए मैंने यहां पे एग्जाम्पल दिए। नेक्स्ट देखते हैं, पहली डायमेंशन समझ में आई इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म की। दूसरी डायमेंशन है रिलीजन इज पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड, स्टेट रिलीजन में इंटरवीन कर रहा है एंड रिलीजन को हम पब्लिकली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिलीजन इज सो मच इंटीग्रेटेड टू पीपल लाइफ, है ना। आप रिलीजन को खाली प्राइवेट स्फीयर में पुश नहीं कर सकते, यही इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म बोल रहा है। रिलीजन हैज टू बी पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड। फॉर एग्जांपल हॉलीडे है सारे फेस्टिवल पे, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, महावीर जयंती हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, देयर इज अ हॉलीडे ऑन ऑल द फेस्टिवल, ठीक है। अमरनाथ यात्रा एंड हज यात्रा, गवर्नमेंट अमरनाथ यात्रा को भी सपोर्ट करती है, हज यात्रा को भी सपोर्ट करती है। हाउएवर नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर इन द पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ द रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द आइडियोलॉजी, समझ में आया। इंडियन मॉडल ये बोल रहा है सब बराबर है, सर्व धर्म संभव, सर्व धर्म सद्भाव, गांधी जी की आइडियोलॉजी होती थी, है ना। तो गांधी जी ये बोलते थे कि, एक एग्जांपल मेरे को याद आ गया यहां पे, गांधी जी ये बोलते थे कि वेस्टर्न कंट्री में सेक्युलरिज्म का क्या मीनिंग है कि हिंदू दिवाली मनाए और उसे कोई मुस्लिम परेशान ना करे, एंड मुस्लिम ईद मनाए उसे कोई हिंदू परेशान ना करे। एक बुक है गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, उसमें एग्जाम्पल लिखा है। तो वहां पे गांधी जी बोलते हैं, लेकिन इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म पता है क्या है, कि ईद के दिन एक हिंदू ईद मनाए मुस्लिम के साथ एंड दिवाली मनाए मुस्लिम हिंदू के साथ। दैट इज द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, दैट इज टॉलरेंस। हमारा सेक्युलरिज्म का मॉडल बेस्ड है टॉलरेंस पे। काफी बार यूपीएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, समझ में आया आज, ठीक है। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म है ना, यहाँ पे क्रिटिसिज्म लिखा होना चाहिए था। क्रिटिसिज्म क्या है कि आप सूडो सेक्युलर हो,
आपने सुना होगा, है ना, बहुत टाइम ये बोला था आप स्यूडो सेक्युलर हो। आप सेक्युलर नहीं हो, बस सेक्युलर बनने का दिखावा कर रहे हो कि इट इज एक्चुअली माइनॉरिटी अपीजमेंट। जैसे कि आपने देखा है कांग्रेस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप माइनॉरिटी के राइट्स नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, आप माइनॉरिटी को अपीज कर रहे हो ताकि इलेक्शन में वो आपको सपोर्ट करें। वेरी फाइन लाइन, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। आपका जो इंटरवेंशन है इन द रिलीजियस मैटर, स्टेट अगर रिलीजन में इंटरवीन कर रहा है तो उसकी वजह से कम्युनलिज्म आ रहा है ना, एंड उसकी वजह से कास्टिज्म आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट की बायसनेस कोई भी अलग तरीके से देख सकता है। यहां पे एक और की टर्म है राजीव भार्गव, ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। राजीव भार्गव ये बोलते हैं इंडिया का जो मॉडल है, इन्होंने बहुत अच्छा वर्ड दिया है, प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। मतलब स्टेट का जो डिस्टेंस है विद द रिलीजन, कंप्लीट सेपरेशन भी नहीं है, कंप्लीट इंटरवेंशन भी नहीं है, प्रिंसिपल डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब इसको डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा, ऑप्शनल का कोर्स नहीं करना है अपने को, बट आप ये की टर्म याद रखना। मुझे लगता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये आ सकता है कि प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म या प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल इज रिलेटेड टू विच थिंग, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्रिंसिपल डिस्टेंस क्या है, स्टेट का रिलीजन से प्रिंसिपल डिस्टेंस, बस, ठीक है ना। उन प्रिंसिपल को आपको देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकला था? दूसरी क्या प्रॉब्लम थी कि जो सोवरेन नेशन स्टेट आपने बना दिए उससे एब्सोल्यूट रूलर बन गया जो लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे। तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाला कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पहला सॉल्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सा मतलब समझ लो आप इसमें। मैंने बोला ना आपको प्रॉब्लम क्या है, एब्सोल्यूट रूलर। एब्सोल्यूट रूलर जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है, कभी किसी को अरेस्ट कर रहा है, कभी किसी को भूखा मार रहा है, जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है। सो टू मेक श्योर कि वो अपने मन के हिसाब से ना चले, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ बुक ऑफ द लैंड, है ना। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया यार ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, डिफाइन कर दिया उसकी पावर्स क्या है, रूलर्स की सिचुएशन में क्या कर सकता है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मान लिया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को आपने सोवरेन बना दिया एंड उसके अकॉर्डिंग रूलर रूल कर रहा है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एक दो कॉन्सेप्ट और बताऊंगा इनसे रिलेटेड जो यूपीएससी पूछ भी चुका है। देखो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके फेवर में बनाया गया, कॉन्सेप्ट समझो। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो रूलर हो गया जो एब्सोल्यूट रूलर था, एक सिटीजन थे, इंडिविजुअल थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि सिटीजन की ऑटोनॉमी बनी रहे, सिटीजन अपने राइट्स को एंजॉय करता रहे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पावर किसकी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, सिटीजन की या रूलर की? रूलर की पावर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ द रूलर, है ना, सो दैट सिटीजन कैन एंजॉय देयर राइट्स, है ना। सिटीजन को ये फैसिलिटेट कर रहा है। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो इसको इसलिए बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट, ये सारे टर्म्स आ चुके हैं यूपीएससी में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। लिमिटेड का क्या मतलब है कि रूलर अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, इसलिए ये की टर्म यूज किया जा रहा है। इट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड बाय हुम? कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द एब्सोल्यूटिज्म ऑफ द स्टेट, लिमिटेड स्टेट बोलते हैं इसको, है ना, ये बता दिया मैंने। सर्टेन राइट्स विच आर सैक्रोसेंट, है ना, ये भी समझ सकते हो आप। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था ताकि जो सिटीजन है उनके राइट्स प्रोटेक्ट रह सके, है ना, एब्सोल्यूट रूलर उनके राइट्स को वायलेट ना कर सके। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फंडामेंटल राइट का। वो राइट्स क्यों फंडामेंटल राइट इतने इंपॉर्टेंट है, कभी सोचा आपने? क्योंकि ये एक्चुअली जिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की। दिस इज द रीजन व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इमर्जेस, कि एक ऐसी सैक्रोसेंट, मतलब जिसे कोई टच नहीं कर सकता, एक ऐसी लिस्ट बना दी फंडामेंटल राइट की कि सिटीजन के इन राइट को तो रूलर वायलेट कर ही नहीं सकता, है ना। दैट इज व्हाई सर्टेन राइट्स व्हिच आर सैक्रोसेंट फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द स्टेट। समझ में आया फंडामेंटल राइट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता इसके पीछे की तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपको हिस्ट्री समझ में आई कि एब्सोल्यूट रूलर आ गए, है ना, उनकी पावर को कर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। पावर क्यों कर्व करनी थी? वो सिटीजन के राइट को वायलेट कर रहे थे। सिटीजन के राइट को वायलेट कर रहे थे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बनाने पड़ेंगे। वो फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंक्ट होंगे, उन्हें कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि वही तो मेन काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। आई होप यू गेट दिस क्लैरिटी। ठीक है, कहानी याद हो गई तो मजा आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, पार्लियामेंट। दो सॉल्यूशन बताए थे मैंने आपको, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड दूसरा सॉल्यूशन था पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है?
बेसिकली ये बोला गया कि देखो पार्लियामेंट अगर एक होगी, पार्लियामेंट, तो जो रूलर है उसका कोई ध्यान रखने वाला होगा कि यार तू सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। अभी क्या है, रूलर अपनी मर्जी कर रहा था, चलो आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया, मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, रूलर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन ध्यान रखेगा रूलर का? कोई तो होना चाहिए जिसको लेके रूलर अकाउंटेबल रहे, वो था पार्लियामेंट, वो इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट था, है ना। तो पार्लियामेंट बनाया जो कि धीरे धीरे करके वो इवोल्यूशन होगा कि इलेक्टेड बॉडी हो जाएगी जिसके पास कुछ लिमिटेड पावर है, वहीं से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा एंड सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा, है ना, कि रूलर को बना देंगे एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट को बना देंगे लेजिस्लेचर, है ना। तो ये जो आइडिया ऑफ पार्लियामेंट था वो यहां से आया, अब वो इमर्ज होता रहेगा धीरे धीरे कि उसमें डायरेक्ट इलेक्शन करवा लेते हैं, है ना, सेपरेशन ऑफ कंप्लीट पावर कर लेते हैं, समझ में आया। तो वहां से वो पार्लियामेंट का आइडिया इमर्ज हुआ कि यार रूलर ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं किया तो कौन उसको बोलेगा कि अब तू हट जा, हमें दूसरा रूलर चाहिए, कौन है वो? पार्लियामेंट है, समझ में आया, ठीक है। यहीं से इमर्ज होके आएगा मोनार्की वर्सेस रिपब्लिक, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। यहां तक की कहानी समझ आई, आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन था? तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? कैपिटलिज्म से इमर्ज हो रहा था इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, वहां से आया सोशलिज्म, ठीक है। अब सोशलिज्म पढ़ते हैं, सोशलिज्म देखते हैं। देखो सोशलिज्म पढ़ने से पहले ना एक कोट मैं आपको बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि सोशलिज्म में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है। कोट है, सोशलिज्म इज अ हैट विच हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वियर्स इट। सोशलिज्म, आपने सबने हैरी पॉटर देखी होगी, ये स्टेटमेंट पढ़ते मुझे वो मूवी याद आती है। हैरी पॉटर में जब हर किसी को हाउसेज अलॉट होने वाले होते हैं तो एक कैप, एक हैट होती है जो कि अपनी शेप चेंज करती है। तो सोशलिज्म इज लाइक दैट हैट, है ना, कि कभी कार्ल मार्क्स ने पहन ली, है ना, कभी एंजल्स ने पहन ली, कभी और बहुत सारे सोशलिस्ट आ गए उन्होंने पहन ली। तो वो सोशलिज्म के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। सोशलिज्म इज अ लार्जर स्कूल ऑफ थॉट जिसके अंदर बहुत सारे थॉट है ना, ये बात याद रखना। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, हम ऑप्शनल तो पढ़ नहीं रहे हैं तो हम कॉमन चीज को पकड़ेंगे, है ना। क्या चीज कॉमन है? इट अपोजेस इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। एक बात कॉमन थी कि हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हैं, है ना, और हम इनइक्वालिटी को अपोज करते हैं, हम वर्कर राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, एंड दे एम्फेसाइज ऑन इक्वालिटी। ये चीज कॉमन थी। जहां भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा लिबर्टी और इक्वालिटी में, सोशलिस्ट क्या बोलेंगे? लिबर्टी की भाड़ में, इक्वालिटी लेके आओ। समझो बात को। लिबरलिज्म क्या बोलता है? जहां भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा लिबर्टी इक्वालिटी में, ये कहेंगे लिबर्टी लाओ, और सोशलिस्ट वाले क्या बोलेंगे? इक्वालिटी लाओ। ये है डिफरेंस, समझ में आया। अब ये जो हैट है इसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, चेंज हुआ ना, सोशलिज्म के टाइप्स देखते हैं, है ना। मैक्रो मैक्रो बताऊंगा मैं आपको जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, डेप्थ में नहीं करेंगे। एक तो पहली कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है, दो कैटेगरी है, दो डिफरेंट डिफरेंट के टाइप्स है। पहली कैटेगरी है जिसमें एक आता है यूटोपियन, दूसरा आता है साइंटिफिक सोशलिज्म, है ना। यूटोपियन सोशलिस्ट का क्या मीनिंग है? यूटोपियन एक इंग्लिश वर्ड है। यूटोपियन का क्या मतलब है? एक विशफुल थिंकिंग, एक विशफुल आइडिया। हमें ये लगता है कि लेट्स से कि हम बिना आंसर राइटिंग करे आईएएस बन जाएंगे, तो वो आइडिया यूटोपियन है आपका, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यूटोपियन सोशलिस्ट। ऐसे दूसरा है साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म का क्या मीनिंग है? वो सोशलिज्म जो कि साइंस पे बेस्ड हो, है ना, धीरे धीरे करके एक ऐसी आंसर राइटिंग जो आप लाइव आंसर राइटिंग के थ्रू चलते हैं, वो एक साइंटिफिक आंसर राइटिंग का अप्रोच होगा। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि साइंटिफिक सोशलिज्म मतलब पूरा साइंटिफिक आइडिया है एंड उसके आउटकम की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। अब किस किसने दिया इसे? यूटोपियन क्यों बोला गया यूटोपियन सोशलिस्ट? क्योंकि इन लोगों ने ना इम्प्रैक्टिकल मीन्स बोले इन सोशलिज्म के गोल अचीव करने को। जो सोशलिज्म का गोल था इक्वालिटी अचीव करेंगे, उसको अचीव करने के लिए जो मीन्स इन यूटोपियन ने बोले वो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल थे। दैट इज वाई जब कार्ल मार्क्स बाद में आए तो कार्ल मार्क्स ने अपने से पहले वाले सभी को ये बोल दिया आप यूटोपियन हो, आपका साइंटिफिक एनालिसिस नहीं है ना, मेरा साइंटिफिक एनालिसिस है। तो कार्ल मार्क्स ने दिया ये साइंटिफिक सोशलिज्म। समझ में आई ये कहानी? तो गिवन बाय कार्ल मार्क्स, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, है ना। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला? मेरा कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म इज अ टाइप ऑफ सोशलिज्म। अब लिंक समझ में आया आपको कम्युनिज्म और सोशलिज्म में? सोशलिज्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, कम्युनिज्म इज अ टाइप ऑफ सोशलिज्म। ये लिंक समझ में आया? तो कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म है वो सोशलिज्म है ना, समझ में आया आपको? तो ये लिंक याद रखना, ये मैं बताऊंगा आपको, कार्ल मार्क्स भी पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, क्योंकि कार्ल मार्क्स से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में लिंक समझ में आया, यूटोपियन सोशलिस्ट समझ में आया, साइंटिफिक सोशलिज्म समझ में आया, है ना। अब देखते हैं आगे सेकंड कैटेगरी।
क्या है सेकंड कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी में दो टाइप के सोशलिज्म आते हैं, एक तो इवोल्यूशनरी एंड रिवॉल्यूशनरी, है ना। इवोल्यूशनरी का क्या मतलब है? देखो गोल सबका सोशलिस्ट गोल्स है, इक्वालिटी है, लेकिन इवोल्यूशनरी क्या बोल रहा है, यार धीरे धीरे अचीव करेंगे ये इक्वालिटी का गोल, एकदम से क्रांतिकारी बनेंगे ना तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो दे फोकस ऑन ग्रेजुअल अचीवमेंट ऑफ दी सोशलिस्ट गोल, है ना। एग्जाम्पल जो आपने मोस्ट पॉपुलरली सुना है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, है ना। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना यूपीएससी ने, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है, नेहरू ने दिया था ये। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब है? अचीविंग द गोल ऑफ सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, है ना। आप रिवॉल्यूशनरी मत बनो, आप चाइना की तरह रिवॉल्यूशन मत करो, आप रशियन रिवॉल्यूशन मत करो, आप पार्लियामेंट में फाइट करो कि हमें सोशलिस्ट गोल्स अचीव करने हैं, है ना। उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इवोल्यूशनरी ग्रेजुअल अचीवमेंट, है ना। वहीं दूसरा है रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी क्या बोलता है? रिवॉल्यूशन तो होके रहेगा, क्रांति तो जरूर आएगी, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स एग्जाम्पल एंड माओ जेडोंग, है ना, यूएसएसआर एंड चाइना। तो कार्ल मार्क्स एंड माओ ये बोलते थे विदाउट रिवॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता, रिवॉल्यूशन होगा उसके बाद ही सोशलिज्म आएगा। इनके हिसाब से रिवॉल्यूशन मैंडेटरी है, समझ में आया? ठीक है, क्रांति तो लानी पड़ेगी। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म। तो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म क्या है, इस लूप को यहीं वाइंड अप करते हैं। देखो कार्ल मार्क्स क्या बोलता था, एक सोशलिस्ट सोसाइटी जो कि उसके हिसाब से जो उसने नाम दिया कम्युनिज्म, वहां पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन कम्युनिज्म। ये फीचर याद करते जाओ, नो स्टेट, कोई स्टेट भी नहीं होगा। क्यों? इसके हिसाब से स्टेट इज द कैपिटलिस्ट इंस्ट्रूमेंट। अल्टीमेटली जो आपने देखते होंगे सूट बूट वाली सरकार, आपने सुना होगा, सूट बूट वाली सरकार का क्या मतलब है? यही जो कार्ल मार्क्स बोल रहा था, है ना, कि स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट ओनली। अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट स्टेट का यूज करके अपने इंटरेस्ट को ही आगे लेके जा रहे हैं। दैट इज वाई ये बोलता था कम्युनिज्म में कोई स्टेट नहीं होगा, देयर इज नो स्टेट, इसलिए इसको बोलते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का क्या मतलब होता है? कोई अथॉरिटी नहीं है, नो स्टेट। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बट स्टेट नहीं है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोशली कंट्रोल्ड, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, कैपिटल, वो सब सोशली कंट्रोल्ड रहेंगी। तो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि सोशल गुड डिलीवर कर रही होंगी, है ना। दैट इज द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म बाय द कार्ल मार्क्स। कोई रिलीजन नहीं, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो स्टेट, नो रिलीजन। कार्ल मार्क्स क्या बोलता था? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, है ना, मासेस का नशा है, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स ये बोल के गए हैं, इट इज द ओपियम ऑफ द मासेस। रिजल्ट क्या है? फाइनली इसके कम्युनिज्म का रिजल्ट क्या निकला? डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। जो कार्ल मार्क्स कहते थे, है ना, कि फाइनली कम्युनिज्म आएगा, उस आइडिया पे लेनिन ने वर्क किया, है ना। रशिया में जो रशियन रिवॉल्यूशन आया, लेनिन उसके लीडर थे, तो लेनिन ने उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, बट उसका रिजल्ट क्या निकला? डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिज्म तक तो पहुंचे ही नहीं हम, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई। दैट इज व्हाई दिस आइडिया ऑफ कम्युनिज्म हैज फेल्ड, है ना। इस स्टेट तक हम पहुंच नहीं पाए। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आया? कार्ल मार्क्स भी यूटोपियन था, कार्ल मार्क्स भी बस बातें बोल के चला गया था, ठीक है ना। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मुझे लगता है कार्ल मार्क्स का आपकी और मेरी लाइफ पे, है ना। तो अल्टीमेटली बट प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या निकला? रशिया में डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। समझ में आया? आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, डन। यहीं तक रोकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। काफी डेंस कंटेंट था, आई होप स्टोरीज ने हेल्प किया होगा। देखिए इस पूरे जो भी मेरा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का सीरीज होता है, यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सीरीज इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, समझिए, आई होप कि लेक्चर्स के थ्रू ही आपको ये याद हो जाएगा, है ना। एक बार पीडीएफ रोटेट करना पड़ेगा बस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस।